जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। तो आज हम जो बात करने वाले हैं तो वो 1909 के अधिनियम पे बात करेंगे। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूँ। एक तो ये है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेकंड थिंग्स ये है कि अगर आप पॉलिटी की कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता हैं। यदि मान लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि मैंने यूपी पीसीएस के बारे में भी और अलग अलग एग्ज़ाम्स की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं बच्चों, और अपना कमेंट्स भी मुझे दे सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे या किस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो और आप किस किस एग्जाम्स के लिए मुझसे चाहते हो कि मैं इस तरह की और वीडियोस आपके लिए बना दूं। तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए और मैं उन टॉपिकों पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरुआत करते हैं सर 1909 का अधिनियम। ठीक है, देखो बच्चों, जो 1909 का अधिनियम है हम इसको कहते हैं जनरली सर इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, हिंदी में इसको कहा जाएगा जनरली बच्चों कि भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। देखो बच्चों, इस अधिनियम में 4 से 5 ही पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ एआरओ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या यूपीएसआई वगैरह की, राइट। और यदि अगर आप यूपीएससी के लिए हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भी 3 से 4 ही क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस आपके किसी भी आपका वो आईएएस का हो या पीसीएस हो, अगर आप मतलब जो प्रीलिम्स टाइप का एक क्वेश्चन होगा तो वो कवर हो जाएंगे 5 या 6 पॉइंट्स में। क्या क्या पॉइंट्स हैं जो तुमको मतलब याद रखने हैं? तो पॉइंट नंबर एक तो क्वेश्चन ये आता है कि सर 1909 का अधिनियम किस कमेटी के कहने पर यह पारित किया गया था या इसको पास किया गया था? ठीक है, किसकी सिफारिश पर? तो देखो बच्चों, एक तो सिफारिश पूछता है इस अधिनियम से रिलेटेड कि भाई सिफारिश बताओ, किसकी कौन सी सिफारिश या किस समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम लाया गया था। तो अगर आपसे सिफारिश पूछा जाए तो जो कमेटी थी उनका नाम है, देखो, एक व्यक्ति हैं अरुण डेल। क्या नाम है? अरुण डेल। ठीक, एक व्यक्ति थे अरुण डेल। तो इनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी। उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसी रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम लाया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि 1909 का अधिनियम किस कमेटी की सिफारिश पर पारित किया गया था? तो अरुणडेल समिति की सिफारिश पर। तो अरुणडेल समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सर अरुणडेल थे। ठीक है, इस समिति की सिफारिश पर तो बच्चों एक अधिनियम लाया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यह बनता है कि सर ये जो अधिनियम आया 1909 का, इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का? उस यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन केवल आपको या तो आईएएस में देखने को मिल सकता है या फिर आपको आरओ एआरओ या पीसीएस में मिल सकता है। यूपीएसआई वगैरह में नहीं देखने को मिलता है ये उद्देश्य वाला। ठीक है, क्योंकि उसमें 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और पूछा जाता है या 2 स्टेटमेंट देके कि 1909 के संबंध में ये कथन सही हैं या गलत हैं। देखो बच्चों, एक पॉइंट तो इसका ये है कि सर जो 1892 का कानून आया था, तो इस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। कमियों को दूर करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना। यानी कि सर जो 1909 का कानून लाया गया था, इसके पीछे मेन पर्पस पहला तो ये है कि सर 1892 का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कानून आया था, उस कानून में क्या क्या खामियां रह गई थी उनको दूर करने का पर्पस था। दूसरा यहाँ से ये है कि देखो बच्चों, 1905 में आपने पढ़ा होगा कि सर अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। दूसरा, 1907 में सर कांग्रेस की जो वार्षिक बैठक हुआ करती थी, तो ये बैठक हुई थी सूरत में। और सूरत में जब बैठक हुई थी तो वहाँ पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता या कांग्रेसी जितने थे, उनमें विभाजन हो जाता है गर्म दल और नरम दल में। ये क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब यहाँ से समझ लेना कि पहले क्या था, गांधी जी की आइडियोलॉजी चल रही थी। गांधी जी का कहना ये था कि हम भारत को जो स्वतंत्र करेंगे अहिंसा के आधार पर, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे अंग्रेजों से, बस उनसे हम विनती या दरख्वास्त या उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे देश को छोड़कर चले जाएं। लेकिन अब यहाँ विचारधारा बदल गई। उन्होंने कहा भाई अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। अंग्रेज एक मारेंगे तो हम उसका, वो कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ये वाली विचारधारा कहीं ना कहीं मतलब उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ से ही क्या होता है कि भारतीयों के दिल में भारत की आज़ादी को लेकर जो एक ज्वाला थी ना, वो भड़क जाती है बड़े लेवल पे। तो दूसरा पॉइंट ये था बच्चों कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकना इनका पर्पस था। ये भी मैं जो पॉइंट लिखा रहा हूं ये आए हुए एग्जाम्स के ही ऑप्शंस के पॉइंट्स हैं। क्रांतिकारी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पर्पस था। दूसरा,
तीसरा पॉइंट ये था कि भाई ये इसको रोकने के लिए, मतलब इसके लिए क्या करेंगे, पर्पस नहीं, इसके लिए इन्होंने क्या कार्य किया, ठीक है, व्हाट वी डू, ऐसा उन्होंने क्या किया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बच्चों भारतीयों में फूट डालने का प्रयास, भारतीयों में फूट डालने का प्रयास। अब इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट किया गया है उस पे हम बात करेंगे। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ से नया पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 3 पे यदि मैं बात कर लूं, तो तीसरा पॉइंट आपको फैक्ट समझा रहा हूं पहले, और देन उसके बाद में वो कॉन्सेप्ट पे आता हूं। देखो, एक तो ये है सर, ये जो अधिनियम आया है, कौन सा वाला अधिनियम पढ़ रहे हैं हम सर, 1909 का एक्ट पढ़ रहे हैं। तो 1909 के अधिनियम को जाना जाता है, नोन एज मतलब जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है सर 1909 का अधिनियम, तो इसको हम कहते हैं बच्चों मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो सुधार। अब सुनो कहानी यहाँ पे जो दो व्यक्तियों के नाम आप देख पा रहे हो, एक है मॉर्ले और एक है लॉर्ड मिंटो, ठीक है। तो मैं इनके बारे में आपको दो तथ्य समझा रहा हूँ। देखो, ये दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं, लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो। ये जो मिंटो है बच्चों, उस टाइम पर 1909 के टाइम पर क्या था बच्चों, ये 1909 के टाइम पर ये भारत का वॉइसराय था। 1909 में भारत का वॉइसराय था। जो लॉर्ड मॉर्ले था बच्चों, ये कौन था, तो उस टाइम पर ये यूके में, कहाँ पर, यूके में भारत राज्य सचिव था, या भारत का राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव था। ये क्या कहानी है सर, ये एक नया पद था भारत राज्य सचिव का, ऐसा मान लेंगे। पूरे भारत के शासन की कमांड हुआ करती थी किसके पास में, भारत राज्य सचिव के पास। सबसे बड़ा पद था भारत राज्य सचिव का, ठीक। कहाँ बैठता था, इंग्लैंड में बैठता था। इसकी समिति थी 15 सदस्यों की, ठीक है। मतलब एक तरह से मान लीजिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने मंत्रियों में से एक मंत्री को उन्होंने ये पद दिया, भारत राज्य सचिव का। इसके ही कहने पर क्या किया जाएगा, पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, जबकि यहाँ तक कंपनी तो समाप्त हो गई थी, तो पूरा शासन इंडिया में जो चलाया जाएगा वो भारत राज्य सचिव के ही आदेश पे, मतलब ये सुप्रीम पावर समझ लेना उस टाइम की। तो इन दोनों का आप सुनो, मैंने लिखा है कि सर 1909 के कानून को हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। भाई ये क्या है, मतलब इसके नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर ही इस कानून को बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया, इस वजह से ये पॉइंट लिखा गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। अब सुनो यहाँ से, अब मैं समझा रहा हूँ 1909 के प्रमुख प्रावधान। क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ के प्रमुख प्रावधान। देखो बच्चों, अगर प्रमुख प्रावधान की बात करेंगे तो 4 से 5 ही पॉइंट पूछे जाते हैं पूरे यहाँ से 1909 में। पहला पॉइंट, एक तो ये कि सर भारत में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत। अब ये कहानी समझो, 1909 के माध्यम से भारत में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत हो गई। अब ये सांप्रदायिक चुनाव क्या होते हैं, यदि इसके बारे में बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप ऐसे समझ लेंगे। पहले तो इंग्लिश में कहते हैं इसको हम कम्युनिटी इलेक्शन सिस्टम। अब ये होता क्या है ये समझो। पहला पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट जो मैं अभी आपको लिखा रहा हूँ वेरी वेरी प्रोमिनेंट है। देखो बच्चों, कोई आपसे पूछे कि सांप्रदायिक चुनाव किस पर लागू किया गया, लागू किस पर किया था ये, तो लागू तो किया था मुस्लिम्स पर। किस पर, मुस्लिम पर, ठीक है, मुस्लिम पर। अब ये होता क्या है, अगर हमसे ये पूछे ये क्या है, ठीक है बच्चों, ये आपके लिए जानकारी के लिए अगर आपसे पूछ लीजिए जाए कि भाई सांप्रदायिक चुनाव है क्या या कम्युनिटी इलेक्शन सिस्टम था क्या, तो इसका मतलब आप सुनिए कि जब चुनाव होंगे, जब इलेक्शन होंगे, ठीक है, तो इन इलेक्शन में बच्चों यहाँ से कहानी ये है कि इन इलेक्शन में जो चुनाव लड़ेगा, ठीक है, यानी कि एक तरह से मैं ये बताऊं, अगर कैंडिडेट, जो कैंडिडेट होगा ना, प्रत्याशी जो चुनाव लड़ेगा, वो व्यक्ति कौन होगा, वो व्यक्ति कोई मुस्लिम होगा। मतलब चुनाव लड़ेगा कौन, मुस्लिम। दूसरा पॉइंट, वोटर कौन होंगे, वोट कौन डालेंगे, तो वो भी कौन होंगे, ओनली मुस्लिम्स, ठीक। इसका मतलब है इलेक्शन व्यवस्था में से हिंदूज बाकी रिलीजन्स को हटा दिया, अधिकार किसको दिया, मुस्लिम्स को। क्यों दिया था, क्योंकि इन्हों की अंग्रेजों की साजिश ये थी कि कुछ भी करके बच्चों भारतीयों में क्या करनी है, फूट डालनी है। इससे क्या हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम ये आपस में लड़ेंगे और ये आपस में लड़कर कट के मरेंगे और हम इन पर राज करेंगे।
ये विचारधारा थी अंग्रेजों की। तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली क्या होती है? सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली मतलब, सांप्रदायिक मतलब किसी विशेष धर्म के लिए चुनाव की व्यवस्था। तो ऐसा भारत में पहली बार किया गया था 1909 में। या फिर इसको कहते हैं कि मुस्लिम्स के लिए, कभी कभी इसको इस तरह के लैंग्वेज में आपके एग्जाम में लिख सकता है कि मुस्लिम्स के लिए अलग या पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? 1909 के टाइम पर। आई होप यहाँ से याद रख लेंगे। चलिए अगला पॉइंट जो मैं आपको लिख रहा हूँ, तो बच्चों नोट करके इसको याद रख लेना, वेरी प्रोमिनेंट है। देखो, तो जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है ना, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली, तो जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली थी, तो ये एक तरह से इसके बारे में ये याद रखेंगे कि सर ये क्या है कि अंग्रेजों की फूट डालो जो राज करो की जो नीति थी उसका हिस्सा था, या उसका हिस्सा थी। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है बच्चों, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में कि फूट डालो और राज करो नीति का अंग। ठीक, ऐसे याद रखना। यानी कि जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो ब्रिटिश ने इंडिया में लागू की थी, तो जनरली क्या है, ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का एक अंग थी। तो सवाल आता है बच्चों आपसे कि भारत में पहली बार अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति कब अपनाई? 1909 के अधिनियम के माध्यम से अपनाई थी। और भारत में फिर फूट डालो राज करो की नीति है, सांप्रदायिक चुनाव का जनक किसको माना जाएगा? तो ये जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है सर? यहाँ से यह क्वेश्चन बनता है बच्चों कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का जनक, या मैं यहीं से एरो करके डायरेक्ट लिख देता हूं इसका क्या बच्चों? जनक। अगर आपसे सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का क्या पूछ ली जाए, जनक कौन है, तो इसका जनक है बच्चों लॉर्ड मिंटो। सर मिंटो का नाम ही क्यों आ रहा है, मॉर्ले का क्यों नहीं है? क्योंकि मॉर्ले कहाँ पर है? वो ब्रिटेन में है। मिंटो क्या है? भारत का वॉयसराय है। तो ग्राउंड लेवल पर ये जो विचारधारा थी, ये राय भी किसकी थी? ये मिंटो का ही सोच थी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो भारत से क्या कर सकते हैं, ये क्रांतिकारी जो राष्ट्रीयवाद है, उग्रवाद ये उत्पन्न हो रहा है, हम इसको यहीं दबा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है भारत में सांप्रदायिक चुनाव का जनक। आई होप यहाँ से इस पॉइंट्स को याद रख लेंगे। एक और कहानी समझाता हूँ मिंटो के बारे में। देखो बच्चों, मिंटो ने क्या किया बच्चों, इस मिंटो ने एक खत लिखा। मिंटो ने क्या किया था सर? इस मिंटो ने एक खत लिखा है, फूल तुम्हें भेजा। देखो अब मिंटो ने क्या किया, सुनिए। तो वही अगर मैं मिंटो का बताऊं, तो इस मिंटो ने एक खत लिखा है, और ये खत किसको भेजा था? तो इसने खत को भेजा, तो ये भेजा था लॉर्ड मॉर्ले को। किसको? लॉर्ड मॉर्ले। इस बंदे को भेजा था। खत में ऐसा क्या लिखा इसने? लव लेटर तो नहीं था सर ये? अरे सुधर जाओ तुम लोग। चलिए, तो खत में लिखा था कि हम भारत में नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भविष्य में भीषण होगा, खतरनाक होगा। देखो, तो हम भारत में नाग के दांत बो रहे हैं। ठीक, और इसका फल भविष्य में भीषण होगा, या ऐसे लिख देता हूं भीषण। भीषण मतलब खतरनाक होगा। इस कहानी को आप ऐसे समझ सकते हैं, वो ये कहना चाह रहा है कि भी ये जो हम कानून लेकर आए हैं, ये जो व्यवस्था हम फैला रहे हैं कि हाँ भाई हम चुनाव लड़वा रहे हैं केवल मुस्लिम्स के लिए, कैंडिडेट भी मुस्लिम्स, वोटर भी मुस्लिम, ये जो व्यवस्था हमने भारत में लागू कर दी है, तो ये क्या कर रहे हैं? व्यवस्था लागू मतलब ये हमने एक तरह से नाग के दांत बो दिए हैं। और आप देखना इसी व्यवस्था के चलते आगे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे और इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट्स हो गया हमारा। देन आता है 4। देखिए 4 में बड़ा खास पॉइंट है, बहुत बार रिपीटेड में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहाँ से अगला जो पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ ना पूछा गया हो। हाँ, केवल कोई एग्जाम हो सकता है, पहली बार तो कभी किसी न किसी में ज़रूर आया होगा। देखो, जो भारत में पहली बार वो था ना वॉयसराय, उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी और इंग्लैंड में जो भारत परिषद थी, इनमें फर्स्ट टाइम भारतीयों को शामिल किया गया। बड़ा प्रोमिनेंट पॉइंट है। तो पहली बार भारतीयों को वॉयसराय की परिषद में तथा
यूके स्थित, यूके मतलब है यूनाइटेड किंगडम, यूके स्थित भारत परिषद में शामिल। ये पॉइंट याद रख लेना बच्चों। तो पहली बार किसे बच्चों, भारतीयों को क्या किया गया है, एक तो वॉइसराय की परिषद में, और इंग्लैंड में जो बच्चों, इस इंग्लैंड में जो किस थी, मतलब एक वहाँ पे जो वहाँ का भारत राज्य सचिव होता था उसकी जो परिषद थी उसमें भारतीयों को शामिल किया गया है। तो दोनों पॉइंट इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप। देखो सर, ऐसे याद रखना बच्चों, भारत में क्या है सर, इंडिया में तो है वॉइसराय की परिषद, ठीक है। तो इंडिया में मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वॉय, या शॉर्ट में लिख देता हूँ वॉइसराय की परिषद, ठीक है, ऐसा समझ लेना। तो जो इंडिया में वॉइसराय की परिषद है इसमें शामिल किया गया, किसको शामिल किया गया, तो उन व्यक्ति का जो नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इनको विधि सदस्य के रूप में चुना गया था, अंग्रेजों को सलाह देने के लिए। दिमाग भी हमारा, मतलब दिमाग भी हम लोगों से पूछेंगे कि कैसे राज करना है तुम लोगों पे बताओ। विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया, विधि सदस्य के रूप में, ठीक, ये पॉइंट। दूसरा, मान लेता सर मैं ये यूके है, तो यूके में क्या था सर, वहाँ पे भारत परिषद थी। तो यूके में स्थित जो भारत परिषद थी इसमें 2 सदस्यों को शामिल किया गया। कितने कैंडिडेट्स को शामिल किया बच्चों यहाँ पे, 2। नंबर 1 थे जिनका नाम था के.सी. गुप्ता, क्या नाम है, के.सी. गुप्ता, ठीक। दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी, क्या नाम है, सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि सर इंडिया वाले अगर पूछे जाए, कई बार क्या होता है ना, ये जो मैंने लिखी है वॉइसराय की परिषद, तो वॉइसराय की परिषद की जगह नाम ऐसा लिखवा सकता है कि वॉइसराय की कार्यकारिणी परिषद, एक ही शब्द है, हिंदी में कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से भारतीयों को प्रशासन व्यवस्था या विधि निर्माण में शामिल किया गया है, ठीक। और क्या पॉइंट्स यहाँ से पूछ लिए जाते हैं बच्चों, तो एक पॉइंट और पूछा जाता है, बहुत ही रेयर में पूछा जाता है, लिख देता हूँ मैं आपको, क्योंकि पीसीएस और आरओ दोनों लेवल में कवर कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, भारतीय सदस्यों को, भारतीय सदस्यों को, भारतीय सदस्यों को एक तो सर बजट की विवेचना करने का अधिकार दिया, बजट की विवेचना करने का अधिकार। ये बहुत खास पॉइंट है, लेकिन ये खास तब है जब आप पीसीएस वगैरह का एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होते हैं, 2-3 तथ्यों को जोड़कर एक सवाल बनाता है। दूसरा, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, ठीक है। एक पॉइंट ये वाला याद रखें, बढ़ाया यहाँ से, लेकिन ठीक है, लेकिन भारतीयों को क्या था बच्चों, बजट पर, बजट पर, ओहो, बजट पर वोट डालने का अधिकार नहीं दिया, तो मतदान का अधिकार नहीं दिया, तो मतदान नहीं कर सकते थे अभी भी इंडियंस। तो ये था हमारा 1909 का अधिनियम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बच्चों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका अगर कोई कमेंट है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, ठीक है, आप किस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और किन किन एग्जाम्स में ये वीडियोस आपको सीरीज़ आपके काम की होगी, अगर आपको वो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बेस्ट लक एंड टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।